पूरे भारत में जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी लोगों के साथ साइबर की ठगाइयाँ हो रही है, वो सारी की सारी एक नूह गांव में से हो रही है। नमस्कार। लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। विवाद में हुई हिंसा के बाद अब क्या माना जाए कि देश में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि खुद केंद्र सरकार इस बात को कहती है कि मेवात में 12 ऐसे गांव हैं जो कि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं। और अब जब साइबर पुलिस चौकी को जलाकर खाक कर दिया गया है, तो इससे क्या जो इससे जुड़े अपराधी हैं वो निश्चिंत हो जाएं कि उनके खिलाफ जो भी एविडेंस थे वो एविडेंस जो है वो अब खत्म हो चुके हैं और वो अब सुरक्षित हैं। इन सारे सवालों को जानने के लिए हमने बात करी गुजरात के बीजेपी साइबर इंचार्ज ध्रुव पंडित जी से। जाने माने वो साइबर एक्सपर्ट हैं और मीडिया में पैनल पे अपनी साइबर से जुड़े मामलों में राय रखते रहे हैं। ध्रुव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। विवाद में जो हिंसा हुई, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, उसके बाद जिस तरीके से साइबर पुलिस स्टेशन को राख कर दिया गया, जानलेवा हमले हुए, उसके बाद इस बात को माना जाए कि अब पूरे देश में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। नूह गांव की जब हम बात करते हैं तो नूह गांव आज की डेट में जमतारा से भी एक बड़ा शहर हो चुका है साइबर ठगों के लिए। जब देखने जाएंगे कि एक छोटा सा गांव जिसमें हम लोगों को आज की तारीख में गाँव में बिजलियां तो आ चुकी है, बट बहुत से गाँव में अभी भी एडवांस बोलते हैं ना कि स्कूलें कॉलेज बनना बाकी है। ऐसे गाँवों में से अगर जब खबर मिल रही है कि पूरे भारत में जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी लोगों के साथ साइबर की ठगाइयाँ हो रही है, वो सारी की सारी एक नूह गांव में से हो रही है, तो इसका एक साफ यही इशारा होता है कि नूह गांव में जितना भी वायलेंस हो रहा है, नूह गांव में जितनी भी चीजें ये बढ़ती जा रही है, जितने भी भड़काऊ झगड़े हो रहे हैं वहां पे, ये सारी की सारी चीजें एक ही चीज से है। जब मेवत गांव में नूह गांव में साइबर सेल वालों ने रेड डाली थी। साइबर क्राइम की जब बातें करते हैं तो आज से बहुत पहले राजस्थान में भरतपुर, जमतारा, और अब अगर बात करेंगे तो नूह गांव आता है। और इस तरीके की जो घटना हुई अभी पिछले ही कुछ समय पहले, हमने देखा कि वहां की जो पुलिस है एक बड़ी कार्रवाई करी थी और काफी छापेमारी इस क्षेत्र में, जो साइबर क्राइम के जो क्षेत्र है, इस पर बड़ी कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब जब ये इस तरीके की घटना सांप्रदायिक हिंसा के आड़ पर देखी जा रही है, तो क्या ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस पे जो साइबर अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो भी हो सकते हैं जुड़े? जी, हो सकते हैं साइबर के अंडरवर्ल्ड के लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो घटना देखी कि पुलिस थाना पूरा का पूरा तोड़ दिया। पुलिस थाने में जितनी भी फाइलें पड़ी हुई थी, पुलिस थाने में जितने भी कागज थे, जितने भी डिवाइसेस थे, वो सारे के सारे तोड़ देने में आए। इवन ये भी खबरें पता चल रही थी कि वहां पे पुलिसों के साथ भी, वहां पे पुलिस के जो हवलदार लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं वहां पे, उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाने में आ सकता था और शायद तक कोशिश भी करी है। बट ये जितना भी ये पूरा एक हादसा हुआ है, वो हादसे को एक ही लेना देना था कि जब रेड पड़ी थी और रेड पड़ने के बाद जितने लोगों को अरेस्ट करने में आया था उनके खिलाफ, की बात भीड़ कर रही है जी, उनको जब अरेस्ट करने में आया था, उस अरेस्ट करने के बाद जितने भी उनके खिलाफ में एविडेंस है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं डिजिटल एविडेंस भी है, क्रिमिनल एविडेंस भी है, वो सारे के सारे उस थाने में हो सकते थे। ये चीज उन लोगों ने ध्यान में रखते हुए ही ये थाने को, ये हादसे को क्रिएट करने में आया है कि थाना को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो अगर कोई भी एविडेंस नहीं बचेगा तो हम लोग पर्टिकुलर, हमारी जो आज की भारत की कानून में ये कहा जाता है कि अगर साइबर में किसी भी अपराधी को हमको अगर अरेस्ट करना है तो उसके खिलाफ हमारे पास डिजिटल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। जो डिजिटल एविडेंस आपको जो जब रेड पाड़ने में आती है, जब उनको अरेस्ट करने में आता है, तो उस टाइम पे उनके जो मोबाइल फोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, वाईफाई है, सर्वर है, जितने भी सिस्टम है, वो जितने भी रेड से मिले होते हैं उन सब में ही उनका डेटा स्टोर होता है। वो सारा डेटा वहां से निकालना, उससे मेरा अगला सवाल जो है इसी पर है। तो सर, मैं आपसे अगला सवाल इसी पर है। मैं समझना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप एज ए साइबर एक्सपर्ट, आपकी काफी लंबा अनुभव रहा है। इस तरीके की अब जो घटना हुई है, इसमें पूरा का पूरा स्टेशन जलाकर खाक कर दिया गया है। जितने भी एविडेंस है, जैसे लैपटॉप हो गया, ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स हो गए, या फाइलें हो गई, दस्तावेज हो गए, तो क्या अब ये सुनिश्चित कर ले माफिया जो हैं,
जो साइबर माफिया है वो ये सुनिश्चित कर ले कि अब उनके खिलाफ जितने भी एविडेंस थे सब खत्म हो चुके हैं, अब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता है? नहीं, अभी भी डेटा रिकवर करने में आ सकता है। अगर पूरा मोबाइल फोन नष्ट हो जाता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इंजीनियर होते हैं, अगर उस मोबाइल फोन को वो सही करके चालू भी कर देंगे तो भी डेटा निकल सकता है। यदि अगर उन लोगों के साथ साथ उन लोगों की अगर जो भी नाम है, उनके मेल आईडी है, उनके मोबाइल नंबर है, अगर इसका डेटा ये जितने भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जिनके ईमेल आईडीज और ये सब यूज होते हैं, अगर उनके वहां से भी डेटा की प्राप्ति होती है तो हम लोग उसके बेस पे भी ये बंदों को इंट्रोगेशन के लिए इनके लिए अरेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक पुलिस थाना नष्ट करने से डिजिटल एविडेंस गायब नहीं हो जाता है। बट ये कोशिश करी गई, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कोशिश थी कि अगर डिजिटल एविडेंस गायब हो जाए तो हमारे रिलेटेड जो भी अपराधी है वहां के, उनके रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन इनकी कड़ी ना जुड़ पाए एक फिजिकल डिवाइस से, उसकी ये एक साजिश के हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हालांकि साफ ये कह रहे हैं कि पुलिस अकेली हर एक का जो है वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती, पर अब ऐसे में जब इस तरीके का साइबर फ्रॉड से जुड़े जो पुलिस स्टेशन है पूरा का पूरा खाक कर दिया गया है, ऐसे में आप एक्सपर्ट हैं सर, आप बता सकते हैं सरकार क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकती है, सरकार और क्या कर सकती है जिससे इन लोगों पर जो शिकंजा कसने की जो कार्रवाई है उसको तेज किया जा सके? सरकार ने इन लोगों के वहां पे अप्रैल के महीने में रेड करी गई थी, उसके बाद से सारी चीजें अरेस्ट करके रखी हुई थी, जिसके लिए बार बार ये साजिशें चलती जाती थी। और इन लोगों ने अगर अभी ये थाने को नष्ट किया है तो जरूरी नहीं है कि सरकार ने अभी तक डेटा कॉपी नहीं किया होगा। सरकार ने ऑलरेडी उनके डिवाइसेस में से डेटा कलेक्शन का प्रोसेस कर लिया होगा। जिस डेटा कलेक्शन की जो डेटा की कॉपीज उनके पास है उसमें से वो आगे की कड़ियों को जोड़ के, और ये अपराध जो इंसानों ने अरेस्ट किया है वही इंसानों ने किया है, इसकी लिंकअप करके उनको और आगे की सुलवाइयां कर सकते हैं। पैरेलली अगर आपको मैंने जैसे बताया कि कोई डिवाइस टूट फूट गया है, उस डिवाइस में से डेटा निकालना फिर भी बाकी था, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर्स होते हैं वो ये डेटा, ये मोबाइल फोन्स, ये डिवाइसेस को थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, जिससे वो फिर से एक ऐसे फेज में आ जाए कि उसमें से पावर कनेक्शन होके हम लोग वो डेटा को बाहर निकालें। डिजिटल फॉरेंसिक के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर उनका कोई मेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ थोड़ा बहुत भी होगा तो सरकार ने बेझिझक होके आगे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनसे उनकी डेटा मंगाने की प्रोसेस कर ली होगी, जिसमें कहीं ना कहीं इनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कड़ी मिलेगी, जिसकी वजह से ये लोग अरेस्ट हो सकते हैं। तो सर ये मान लिया जाए कि ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं, जो साइबर क्राइम से जुड़े लोग हैं, अभी तक तो ये पर्दे के पीछे थे, लेकिन अब जब इस तरीके की घटना को अंजाम देता हुआ दिखाई देता है, जहां पे बाकायदा वो ये चिल्लाते हुए भी दिखते हैं पुलिस वालों को जितना जला दो, तो जिस तरीके की मानसिकता इन लोगों के सामने आती है, बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये लोग एक ऐसे लोग कहा गए हैं साइबर ठगों को, ना कभी कोई इमोशन होता है, ना कभी कोई पर्टिकुलर कोई माइंडसेट होता है। इनका निशाना साफ है कि हमको किसी को भी ठगना है, उससे दो चीज तो लेनी है, या डेटा या पैसा। बस इनका यही एक दो लक्ष्य होता है जिसकी वजह से ये लोग साइबर ठगाई करते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये लोग कोई भी सीमा को पार कर सकते हैं और कहीं तक भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ जाने माने साइबर एक्सपर्ट ध्रुव पंडित जी जुड़े थे, जिन्होंने ये साफ हमें बताया है कि कैसे इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इसे बचा कैसे जाए। नूह में जो घटना है उस पर हमने खुलकर बात करी। हमसे जुड़ने के लिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।